यहाँ पर मैंने एक्सेल का एक फॉर्मेट बना रखा है जिसमें पेरोल है। यहाँ पर आप देखोगे मंथ है, ईयर है और इस पर्टिकुलर मंथ के वर्किंग डेज हैं। पहला कॉलम है हमारा एम्प्लॉय आईडी, दूसरा है नेम ऑफ एम्प्लॉय, देन डेजिग्नेशन, जेंडर मेल और फीमेल। ये हमें कब काम आएगा जब हम प्रोफेशनल टैक्स के कैलकुलेशंस करेंगे, क्योंकि प्रोफेशनल टैक्स मेल और फीमेल के लिए अलग है इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। प्रोविडेंट फंड का यूएन नंबर यहाँ है, ईएसआई नंबर्स है, लेबर वेलफेयर फंड कैटेगरी। ये कॉलम इसीलिए डाल रखा है यहाँ पे कि हम जब लेबर वेलफेयर फंड कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करें तब इसको हम फॉर्मूला में यूज कर पाएं। लेबर वेलफेयर फंड हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। इसके बाद हमने अटेंडेंस डिटेल्स डाल रखे हैं यहाँ पर, प्रेजेंट डेज, एब्सेंट डेज, वीकली ऑफ्स, लीव्स, हॉलीडेज, पेबल डेज। इसके कैलकुलेशन के लिए मैंने पहले वीडियो बनाया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ अटेंडेंस डिटेल्स हमने कैसे बनाए हैं। सैलरी स्ट्रक्चर्स, ये आप एम्प्लॉय के अपॉइंटमेंट लेटर से पिकअप कर सकते हैं। ये सारे डिटेल्स अपॉइंटमेंट लेटर में या फिर इंक्रीमेंट लेटर में आपको मिल जाते हैं। तो इसके आधार पर हम ग्रॉस अर्निंग्स कैलकुलेट करेंगे, मंथली ग्रॉस अर्निंग्स। यहाँ पर पीएफ वेजेस, पीएफ वेजेस क्या होते हैं? ग्रॉस AC4 माइनस X4, दैट इज ग्रॉस माइनस HRA, क्योंकि प्रोविडेंट फंड के कैलकुलेशन में HRA कंसीडर नहीं किया जाता। वैसे ही ESI में U4 माइनस R4। तो यहाँ पर हम अर्निंग्स पर नहीं, ESI एलिजिबिलिटी के लिए ये ग्रॉस सैलरी जो सैलरी स्ट्रक्चर में है इसमें से कन्वेंस निकालेंगे। ESI में कन्वेंस नहीं लिया जाता है, ESI वेजेस में कन्वेंस के ऊपर कोई ESI कंट्रीब्यूशन पेएबल नहीं होता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है। तो ये हुआ एलिजिबिलिटी के लिए अंडर ESI वेजेस फॉर एलिजिबिलिटी। लेकिन जब हम कॉन्ट्रीब्यूशंस कैलकुलेट करेंगे तो वो ग्रॉस वेजेस पर करते हैं, AC4 माइनस Z4। AC4 इज ग्रॉस अर्निंग और Z इज द अर्न्ड कन्वेंस। सो ग्रॉस अर्न माइनस कन्वेंस अर्न, तो इसके आधार पर हम ESI कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे। इसके आगे है डिडक्शन कॉलम्स, प्रोविडेंट फंड, ESI, प्रोफेशनल टैक्स, लेबर वेलफेयर फंड, इनकम टैक्स, टोटल डिडक्शन और नेट पे। नेट पे क्या होता है? ग्रॉस अर्निंग्स माइनस टोटल डिडक्शन। यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स के स्लैब्स दे रखे हैं। महाराष्ट्र प्रोफेशनल टैक्स कायदे के तहत हमें मेल एम्प्लॉइज जो अप टू 7,500 कमा रहे हैं उनके लिए कोई प्रोफेशनल टैक्स नहीं होता है। जिनका ग्रॉस अर्निंग्स 7,500 से ज़्यादा है लेकिन 10,000 तक के हैं, उन्हें मंथली 175 कंट्रीब्यूट करना पड़ता है प्रोफेशनल टैक्स के लिए। और जिनका 10,000 से ज़्यादा है उन्हें हर मंथ में 200 रुपया प्रोफेशनल टैक्स के तौर पे देना पड़ता है, फरवरी के महीने में 300। ऐसे कुल मिलाकर साल में 2500 प्रोफेशनल टैक्स के तौर पे डिडक्ट होते हैं। और फीमेल्स 25,000 तक के ग्रॉस अर्निंग्स पर उनको कोई प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगता है। 25,000 से ऊपर 200 रुपया हर महीने में और फरवरी के महीने में 300। सो
चलिए हम अभी अर्निंग्स कैलकुलेट करते हैं। अर्निंग्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है इज इक्वल टू बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय इस महीने में कितने दिन है, इसे हम ब्रैकेट में डाल लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय पेएबल डेज, एंटर। अब हम इसे नीचे ड्रैग कर लेते हैं। नीचे ड्रैग करने से एरर आ रहा है, तो देखते हैं एरर क्या है। N5 को डिवाइड किया जा रहा है F2 से। N5 में बेसिक है, ये बराबर है, और डिवाइड किया जा रहा है F2 से। F2 में क्या है, F2 में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने नीचे ड्रैग किया तो F1 का F2 हुआ, F3 होगा, F4 5 होगा। सो हमें इसे रोकना होगा बदलने से। 1 को 1 ही रहने देना है, तो 1 के पहले हम डॉलर लगाते हैं। अब हम नीचे ड्रैग करेंगे तो अब सब सही होगा। अब F1 ही रहेगा, क्योंकि 1 के पहले डॉलर लगाया, तो अब ये 1 कभी भी चेंज नहीं होगा। इसे हम राइट साइड की तरफ भी ड्रैग कर लेते हैं, क्योंकि सीक्वेंस तो सारा सेम ही है। यहाँ पर भी बेसिक के बाद डी आता है, HR आता है, मेडिकल, कन्वेयंस, चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन हॉस्टल। यहाँ पर भी सीक्वेंस सेम ही है, तो मैंने इसे राइट साइड की तरफ ड्रैग कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है अभी, यहाँ देखते हैं हम किस चीज़ को किस चीज़ से डिवाइड किया जा रहा है, किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो O4 डिवाइडेड बाई G1। O में क्या है, O में DA है। सो हाँ, DA हमें चाहिए, तो DA को ही डिवाइड करना पड़ेगा। सैलरी स्ट्रक्चर के DA से को डिवाइड करना होगा। G1 क्या है, G1 में क्या है, G1 में तो कुछ भी नहीं है, F1 में था। तो मैंने राइट साइड की तरफ ड्रैग करने से अब एक कॉलम राइट की तरफ जाएगा। इसको कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। लेकिन हमको रिलेटिव रेफरेंस को एब्सोल्यूट रेफरेंस में बदलना होगा। तो ये हम डॉलर, यहाँ पर हम F1 के पहले डॉलर लगा देंगे। और मल्टीप्लाई किस चीज से हो रहा है, N4 से हो रहा है। N4 में क्या है, N4 में तो बेसिक है, जबकि ये M4 से डिवाइड होना चाहिए था, मल्टीप्लाई होना चाहिए था। तो हमें M को भी फ्रीज करना होगा, M को भी एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाना होगा, तभी हम राइट साइड की तरफ ड्रैग कर पाएंगे। सो आइए इसको हम एडिट करते हैं। F के पहले मैंने डॉलर लगा। अब क्या होगा, F भी चेंज नहीं होगा, भले ही मैं राइट साइड की तरफ ड्रैग करता जाऊं। F का GHIJ नहीं होगा, F का F ही रहेगा। तो हमने रिलेटिव रेफरेंस को एब्सोल्यूट रेफरेंस में बदल दिया है। दूसरी चीज, M भी चेंज हो रहा था राइट साइड की तरफ ड्रैग करने से, तो मुझे M को भी डॉलर लगाना पड़ेगा। 4 को नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें इसे नीचे भी ड्रैग करना है, तो 4 का 5 होना है, 6 होना है, 7 होना है। लेकिन M को फ्रीज करना जरूरी है, इसको रिलेटिव रेफरेंस को एब्सोल्यूट रेफरेंस में बदलना जरूरी है। अब की बार हम देखेंगे तो सब सही आएगा। सो अब ये पूरा सही आया है। हमने क्या किया, मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये फॉर्मूला लगाया हमने इस वाले सेल में, नीचे ड्रैग हैंडल से पकड़ के नीचे यहाँ छोड़ दिया हमने। छोड़ने के बाद दोबारा ड्रैग हैंडल पकड़िए और चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस तक लाकर छोड़ दीजिए।
चलिए इसे हम राउंड राउंड भी कर लेते हैं। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, तो इक्वल टू के बाद राउंड का फॉर्मूला पिकअप कर लो डबल क्लिक करके। राउंड के फॉर्मूला के आखिरी में कॉमा लगाइए, जीरो लगाइए, क्योंकि हमें डेसिमल प्लेसेस के बाद एक भी नहीं चाहिए नंबर, तो जीरो लगा दिया। राउंड का अपना ब्रैकेट खुला ही नहीं, तो हर फंक्शन को अपना ब्रैकेट खुलना चाहिए। तो ये राउंड का ब्रैकेट अभी खुल गया। नीचे ड्रैग कर दिया, छोड़ दिया, फिर ड्रैग हैंडल पकड़ा, डन हॉस्टल तक खींच लिया। सारे के सारे नंबर्स 0.00 0.00 0.00 डेसिमल के बाद एक भी नहीं, क्योंकि हमने राउंड किया है। राउंड, दिस इज द नंबर, कॉमा जीरो, जीरो डेसिमल प्लेसेस चाहिए। Provident fund is equal to PF wages multiplied by 12%। के नीचे कॉपी कर लेता हूँ। लेकिन अब यहाँ देखेंगे हम कई केसेस में ये पूरे PF वेजेस पर हुआ है, लेकिन कई कंपनीज 1800 तक का रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। 1800 क्या है ये? 15,000 का सीलिंग होता है प्रोविडेंट फंड। सो 15,000 तक कवर करना कंपलसरी होता है, इसीलिए 15,000 का सीलिंग है। सो इज इक्वल टू 15,000 इंटू 12%, ये 1800 आता है। सो कई कंपनीज 15,000 के सीलिंग तक ही सीमित रखती है कंट्रीब्यूशन। सो हमें यहाँ पर इफ लगाना होगा। इफ PF wages is less than 15,000, तभी ये करो, ये वैल्यू इफ ट्रू है तभी ये करो, अदरवाइज 1800 सिर्फ डिडक्ट करो। तो ये लॉजिकल फंक्शन है इफ। तो मैं इफ एंड और ये लॉजिकल फंक्शंस के लिए एक वीडियो डाल दूंगा, और आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देखिए उसका। सो इफ के फंक्शन में क्या होता है? लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स। तो ये जो है हमारा AD4 इज लेस देन 15,000, ये हमारा लॉजिकल टेस्ट है। AD4 इंटू 12% की वैल्यू इफ ट्रू है, और 1800 इज वैल्यू इफ फॉल्स। हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि अगर ग्रॉस सैलरी 84, PF वेजेस, सॉरी PF वेजेस 84, PF वेजेस अगर 15,000 से कम है तभी PF वेजेस इंटू 12% करो, अदरवाइज 1800 रिटर्न कर दो। अब मैं इसे नीचे कॉपी कर रहा हूँ। तो देखिए जहाँ जहाँ ये 15,000 से ज़्यादा है वहाँ वहाँ 1800 प्रिंट हुआ है। एक ही जगह है जहाँ पर 12,500 है जो कि 15,000 से कम है, यहाँ पर डायरेक्टली दिस मल्टीप्लाइड बाय 12% हुआ है, तभी ये फिगर आई है। इसे हम राउंड अप कर सकते हैं। राउंड अप से नेक्स्ट रुपी को जाता है। राउंड, नॉर्मल राउंड में 0.5 या उससे ज़्यादा है तो नेक्स्ट रुपी को जाता है, अदरवाइज वो पिछले नंबर को आता है। तो हमें चाहिए कि दिस शुड बी राउंडेड अप टू द नेक्स्ट रुपी। सो ROUND राउंड अप, राउंड अप का ब्रैकेट खुल गया, आखिर में जाकर कॉमा लगाना है, और हमें जीरो प्लेसेस चाहिए डेसिमल के बाद, तो जीरो डालकर ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। ये राउंड अप हो गया है। ESI में इज इक्वल टू ESI वेजेस फॉर एलिजिबिलिटी। अगर इफ ESI wages for eligibility is less than equal to 21,000, ये 21,000 तक के लोगों को ही कवर करता है ESI। तो लॉजिक है हमारा, अगर ESI wages for eligibility अगर ये 21,000 या उससे कम है तभी क्या करना है?
तभी ESI wages for contribution multiplied by 0.75%, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन का रेट है जो ESI ने डिसाइड किया हुआ है, कॉमा वैल्यू भी फॉल्स। अगर ये ऐसा नहीं है, अगर 21,000 या उससे कम नहीं है ESI वेजेस, तो क्या किया जाए? तो जीरो, तब तो कवर्ड ही नहीं है, तो जीरो डिडक्ट करो। फिर समझिए लॉजिक क्या है। ESI वेजेस फॉर एलिजिबिलिटी अगर ये 21,000 या उससे कम है, ये लॉजिक है, तभी तभी क्या करना है, वैल्यू ट्रू क्या होगा, तभी ESI wages for contribution multiplied by 0.75%, अदरवाइज जीरो। कवर्ड ही नहीं है तो जीरो कंट्रीब्यूशन। अब मैं इसे ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ दो ही लोगों को कंट्रीब्यूशन आया है, बाकी लोगों का जीरो है, क्योंकि यही दो लोग हैं जो कवर्ड हैं। ये 21,000 से कम है, ये भी 21,000 से कम है, ये इनका डिडक्शन हुआ है, बाकी जीरो आ गए। प्रोफेशनल टैक्स ये मैंने यहाँ समझाया है कि फीमेल्स के लिए 25,000 से ज़्यादा है तो 200 रुपया प्रति माह, फरवरी के महीने में 300, और मेल का भी मैंने समझाया। तो यहाँ पर हम इफ्स IFS इफ्स फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जो आप मेरे पहले के वीडियोस में देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इज इक्वल टू इफ्स लॉजिक ग्रॉस वेजेस, AC4 में मेरे ग्रॉस वेजेस है। अगर AC4 is less than 7, लेस देन और इक्वल टू भी कर लेते हैं 7,500, और एंड ये इज इक्वल टू M, मेल है। दोनों की दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल होनी है, AC4 जो कि ग्रॉस अर्निंग्स है 7,500 या उससे कम हो, और D4 में M है, वो दोनों की दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी है, तो मुझे यहाँ एंड लगाना होगा, एंड फंक्शन, और एंड का ब्रैकेट, और यहाँ पर जाकर मेरा एंड खत्म होता है। तो ये हुआ लॉजिक टेस्ट 1। वैल्यू इफ ट्रू 1 क्या होगा, अगर ऐसा है तो क्या, तो जीरो डिडक्शन होना है। दोनों की दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, ग्रॉस वेजेस 7,500 या उससे कम होना चाहिए, और D4 में मेल होना चाहिए। तो मेल के लिए 7,500 और उससे कम की सैलरी के लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन पेएबल नहीं है। तो यहाँ पर मेरा वैल्यू ट्रू मैंने दे दिया। अब कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू 1, वैल्यू इफ ट्रू 1 के बाद क्या है, कॉमा, कॉमा लगा दिया मैंने। अब पूछ रहा है दूसरा लॉजिक क्या है। दूसरा लॉजिक है मेरा, अगर D4 में M है, D4 इज इक्वल टू M, और AC4 is greater than 7,500, और AC4 is less than equal to 10,000, और ये तीनों की तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर एंड लगा दूंगा, ब्रैकेट ओपन, यहाँ ब्रैकेट। तो ये हुआ लॉजिक टेस्ट 2। एंड लगाया मैंने क्योंकि ये तीनों की तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए।
D4 में मेल होना चाहिए, AC4 7,500 से ज़्यादा होना चाहिए और AC4 10,500 से कम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कितना डिडक्ट होता है? उस केस में 175 रुपीज़ डिडक्ट होता है। 175 करता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने ये वैल्यू इफ ट्रू टू दे दी उसको, कॉमा। अब लॉजिक टेस्ट 3 इसमें फिर एक बार एंड लगेगा, क्योंकि बहुत सारी शर्तें हैं जो पूरी होनी है, तो एंड लगेगा। एंड 4 में m होना चाहिए, तो D4 इज इक्वल टू m, कॉमा AC4 जो कि ग्रॉस सैलरी है ग्रेटर देन 10,000 और महीना कहाँ लिख के रखा है हमने? तो ये है महीना यहाँ पर B1 में। महीना इज नॉट इक्वल टू फेब्रुअरी। नॉट इक्वल टू के लिए हम ये यूज करते हैं लेस देन ग्रेटर देन एक्सेप्ट। B1 को हम फ्रीज भी कर लेते हैं, फंक्शन F4 $B$1 लगा देते हैं, सो दैट ये एब्सोल्यूट रेफरेंस बन गया। B1 इज नॉट इक्वल टू फेब्रुअरी, सो यहाँ कंडीशंस हमारी हैं। D4 में मेल है, AC4 10,000 से ज़्यादा है और महीना फरवरी नहीं है। तब कितना डिडक्ट होना चाहिए, कॉमा, तब 200 रुपया डिडक्ट होना चाहिए, कॉमा। अब लॉजिक टेस्ट 4 पूछ रहा है, फिर एंड D4 में मेल होना चाहिए, देन 10,000 होना चाहिए और $B$1 इज इक्वल टू फेब्रुअरी। की बार फेब्रुअरी होना चाहिए वो। तब कितना डिडक्ट करेंगे? फरवरी के महीने में 300 होता है, 300 ब्रैकेट कंप्लीट। ब्रैकेट मुझे यहाँ कंप्लीट करना चाहिए था, यहाँ, क्योंकि मेरी एंड की ये 3 शर्तें 1, 2 और 3 यहाँ खत्म हो गई, तो यहीं पर एंड का रेड ब्रैकेट क्लोज हुआ और ये है मेरा वैल्यू इफ ट्रू 4। अब हमने मेल्स की सारे सिनारियोज कवर कर लिए हैं, अब चलते हैं फीमेल की ओर। एंड D4 में क्या होना चाहिए? फीमेल। D4 में फीमेल होना चाहिए। AC4 लेस देन इक्वल टू 25,000, तब कुछ डिडक्शन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 25,000 तक के लिए फीमेल के लिए नो डिडक्शन है, so, तब हम 0 करेंगे। फीमेल 25,000 या उससे कम है, दो ही शर्तें हैं, फीमेल और
सैलरी 25,000 या उससे कम है, यहाँ एंड का ब्रैकेट मैंने कंप्लीट कर दिया। अब कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि कोई डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं होता 25,000 उससे कम हो तो, कॉमा। अब दूसरी शर्त क्या है, दूसरा सिनारियो क्या है, जहां पर D4 is female, EC4 is greater than 25,000 और मंथली, मंथ कौन सा है, $1 is not equal to February। यहाँ पर एंड का ब्रैकेट खत्म होगा। सो D4 में फीमेल है, ग्रॉस सैलरी अब 25,000 से ज़्यादा है और मंथ फरवरी नहीं है, कॉमा, तो 200 रुपया डिडक्ट होगा। आखिरी सिनारियो, एंड D4 में फीमेल है, EC4 ग्रेटर देन 25,000 है और महीना $1 is equal to February। तब यहाँ एंड का फंक्शन खत्म हुआ। शर्त 1, शर्त 2, शर्त 3, एंड लगा दिया है, तीनों शर्तें मुकम्मल हो, पूरी हो तो कितना होना चाहिए, तब 300, फरवरी के महीने में 300 डिडक्ट किया जाता है। अब जाकर सारी शर्तें पूरी हुई। अब मैं ये जो इफ का ब्रैकेट, ये ब्लैक ब्रैकेट जो खुला, तो यहाँ ये ब्रैकेट खत्म करूंगा मैं, तब वो ब्लैक में ही आएगा, क्योंकि एंड के ब्रैकेट सारे रेड में नजर आ रहे हैं। ये इफ्स का ब्रैकेट ब्लैक में है। अगर यहाँ पर ये ब्रैकेट ब्लैक हुआ, जो कि हो गया है, सो इसका मतलब हमारा पूरा पूरा का पूरा फंक्शन हमने सही सही लगाया है, एंटर। तो ये 200 रुपया डिडक्ट हुआ है। अब मैं इसे नीचे कॉपी करता हूँ। तो 200 रुपया है, क्योंकि सभी का ग्रॉस सैलरी मेल्स का 7,500 से ज़्यादा है, फीमेल का 25,000 से ज़्यादा है। ये सिर्फ आखिरी रो में फीमेल है, तो उसका सैलरी भी 1 लाख से ही ज़्यादा है, 25,000 से तो ज़्यादा है ही है। सो आइए इसे हम टेस्ट भी कर लेते हैं कि हमने सही सही फॉर्मूला लगाया है क्या। अगर ये ग्रॉस अर्निंग, ये मेल है, अगर इसके ग्रॉस अर्निंग 7,000 होते कि 7.5 से कम है, तब तो इसका कोई डिडक्शन नहीं होना चाहिए, एंटर। देखिए 0 हुआ। अगर ये 8,000 होता, तब इसका 175 डिडक्ट होना चाहिए, एंटर करते ही 175 आ गया। लेकिन अब कंट्रोल Z, ये एक्चुअली ज़्यादा है, 10,000 से ज़्यादा है, तो 200 डिडक्ट हुआ है यहाँ पर। फीमेल्स देखते हैं हम। अगर इसका सैलरी 1,14,100 ना होकर अगर 24,000 होता, जो कि 25,000 से कम है, तब इसका कोई डिडक्शन नहीं होना चाहिए था, एंटर करते इसका डिडक्शन निकल गया, कंट्रोल Z। अब फरवरी का मंथ होता तो ये सारे के सारे डिडक्शंस 300 होने चाहिए थे। तो ये महीना मैं यहाँ चेंज करता हूँ, फरवरी। अब देखिए सारे के सारे डिडक्शंस 300 हो गए हैं, कंट्रोल Z। फिर से ये जून महीना, बचा है लेबर वेलफेयर फंड। लेबर वेलफेयर फंड जून के सैलरी में और दिसंबर के सैलरी में ही डिडक्शन होता है, और वो होता है 12 रुपए। तो अब ये पर्टिकुलर मंथ जून है,
B1 में जून लिखा है तो यहाँ डिडक्शन होना चाहिए। उसके लिए क्या शर्त है? दो शर्तें हैं। एक तो सुपरवाइजर और मैनेजर के लिए डिडक्शन नहीं होता तो वो उनको एप्लीकेबल है ही नहीं। सो यहाँ पर मैंने नो डाल के रखा है। और जो जिनको कवर्ड है, एग्जीक्यूटिव, जिनको कोई टीम नहीं है हैंडल करने के लिए, मशीन ऑपरेटर, सो ये ना तो सुपरवाइजर है ना मैनेजर है, तो इनका डिडक्शन होगा ही होगा। तो यहाँ पर यस भी लिखा होना चाहिए, G4 में यस लिखा होना चाहिए, और B1 में या तो जून हो या दिसंबर हो। तो या दिसंबर हो या जून हो तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम? और सो इज इक्वल टू इफ पहले लगेगा, क्योंकि हमें 12 रुपया निकालना है नहीं निकालना है ये तय करना है, तो इफ का तो पहले लगेगा। और लॉजिक वन क्या है हमारा? $B$1 में क्या होना चाहिए? जून, $B$1 तो और लगाया मैंने, या तो जून हो या दिसंबर हो, B1 में या तो जून हो या B1 में दिसंबर हो, दोनों में से कोई भी चलेगा। और तो ये हुआ लॉजिक टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट। इफ में लॉजिक टेस्ट वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स, तो ये हमारा लॉजिक मुकम्मल हुआ। और $B$1 जून, $B$1 दिसंबर, अगर ऐसा है तो क्या होना चाहिए? तो 12 रुपये डिडक्ट होना चाहिए। तो ये हमारा वैल्यू इफ ट्रू है, कॉमा। अदरवाइज अब क्या पूछ रहा है? वैल्यू इफ फॉल्स तो जीरो, कुछ डिडक्शन नहीं होगा। तो देखिए जून का महीना है लेकिन हमने अभी और एक शर्त लगानी है कि सभी का डिडक्ट हुआ है, सभी का डिडक्ट हुआ है। अभी हमें और एक चीज कॉन्फ़िगर करनी है इस फॉर्मूला में कि जहां पर G4 में यस है उन्हीं का डिडक्ट करो, अदरवाइज डिडक्ट मत करो। तो दोनों भी शर्तें पूरी होनी चाहिए, ये और वाली शर्त भी पूरी होनी चाहिए, और दूसरी एक शर्त है G4 में, G4 में यस भी होना चाहिए। सो G4 यस भी होना चाहिए। और जब दोनों की दोनों शर्तें पूरी होनी है, तब हम इस और के बाहर एक एंड लगाते हैं। एंड यहाँ खुला, एंड की ये पहली शर्त है और एंड की ये दूसरी शर्त है। ये दूसरी शर्त यहाँ खत्म हुई तो यहीं पर ब्रैकेट लगेगा। तो हमारा और का ब्रैकेट ब्लू है, यहाँ खुला यहाँ खत्म हुआ, क्योंकि यहाँ दोनों शर्तें खत्म हुई। एंड का ये रेड ब्रैकेट है, पहली शर्त ये है, दूसरी शर्त ये है। तो दोनों शर्तें खत्म होने के बाद ये एंड का रेड ब्रैकेट यहाँ जाके खत्म हुआ है। और ऐसा है, अगर ये पूरा का पूरा हमारा लॉजिक सही है तो ये वैल्यू इफ ट्रू 12 रुपया निकालो, वैल्यू इफ फॉल्स। अब मैं जब इसे कॉपी करूंगा नीचे, तब देखेंगे कि सिर्फ दो ही लोगों का 12 रुपीज डिडक्ट हुआ है, बाकी लोग एप्लीकेबल है ही नहीं लेबर वेलफेयर फंड। इनकम टैक्स तो आप जानते हैं हर किसी के लिए अलग अलग होगा। ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं, न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशंस क्या क्या दे रखी है उन्होंने, तो इसके ऊपर ये टैक्स कैलकुलेट होगा। फिलहाल यहाँ पर मैंने जीरो डाल रखा है। यहाँ टोटल डिडक्शंस कैलकुलेट कर लिए, इन सभी का टोटल है ये, और नेट पे ग्रॉस
अर्निंग्स से टोटल डिडक्शंस निकाले। तो यहाँ पर हमारा पेरोल कंप्लीट हुआ। अब हम पे स्लिप की तरफ बढ़ेंगे। तो अगली बार आकर आपको सिर्फ अटेंडेंस शीट में चेंजेस कर देंगे, प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव्स, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो मेरे दूसरे वीडियो में आप देखेंगे, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मैं। तो जब जैसे ही वो होगा, ये अपने आप पेरोल प्रोसेस होने वाला है। यहाँ आकर मंथ चेंज कीजिए, नंबर ऑफ डेज चेंज कीजिए, पूरा पेरोल अपने आप, ये जो कर रहे हैं आप सिर्फ वन टाइम एफर्ट है। जब कुछ चेंजेस होंगी तभी सैलरी चेंज हुआ, इंक्रीमेंट या इनकम टैक्स चेंज हुआ, अदरवाइज ये पूरा ऑटोमेटिकली प्रोसेस होने वाला है। सो आपका घंटों का काम बिल्कुल मिनटों में हो गया। अब हम पे स्लिप बनाते हैं। पे स्लिप भी हम ऑटोमेटिकली यहाँ पेरोल से ही फेच करें, इसकी सुविधा करेंगे। सो यहाँ ये पे स्लिप का फॉर्मेट है। यहाँ किसी का एक एम्प्लॉय आईडी डाल के रखते हैं, जैसे 1001 ये राम का आईडी है। अब यहाँ पर हम वी लुकअप का इस्तेमाल करते हुए पेरोल से डेटा फेच करेंगे। सो इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू कौन सी है हमारी, तो ये है, ये वैल्यू देखो और पूरा का पूरा स्लिप चेंज करो, इसीलिए ये लुकअप वैल्यू है D5 कॉमा। अब क्या चाहिए, इसे टेबल एरे चाहिए, तो टेबल एरे पेरोल में जाते हैं हम, इसको स्क्रॉल बार से इधर आइए। ये जो हमारा डेटा है 1001 से 1005 तक, इसमें हमारा पूरा डेटा है, तो ये डेटा मैंने दे दिया और यहीं पर रहकर कॉमा लगाइए। अब पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स, तो मेरा एम्प्लॉई नेम कौन से कॉलम में है, तो ये दूसरा कॉलम है। पहला कॉलम टेबल का दूसरा कॉलम तो दूसरे कॉलम में है, तो मैं यहाँ पर कॉलम इंडेक्स 2 लगा देता हूँ, कॉमा। अब मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैं एग्जैक्ट मैच पर क्लिक करता हूँ, या फिर फॉल्स टाइप करने से भी चलेगा। ये आ गया राम। और अब मुझे इनको फ्रीज कर देता हूँ, क्योंकि अगर ये नीचे मैं कॉपी करता हूँ तो एरर देगा, क्योंकि ये D5 का D6 हुआ है। और वैसे ही टेबल भी ये जो है वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट होता रहेगा, वेरिएबल रेफरेंस। तो इसको हम एब्सोल्यूट रेफरेंस में बदल देते हैं, जो चीज़ें नहीं बदलने वाली। ये D5 ये नहीं बदलने वाला है, ये इसी सेल में रहेगा। तो फंक्शन F4 $D5 आ गया। पेरोल को भी मैंने फ्रीज कर दिया यहाँ डॉलर लगाकर। बदलेगा क्या, सिर्फ कॉलम इंडेक्स। अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, सभी जगह पर इसको पेस्ट कर सकता हूँ मैं, कंट्रोल दबाकर अलग अलग एरियाज सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल की दबाकर अलग अलग एरियाज सिलेक्ट कर रहा हूँ। और कंट्रोल V। अब क्या हुआ, ये फ्रीज नहीं हुआ। फिर एक बार फंक्शन F4, फंक्शन F4, फंक्शन F4, एंटर, मैंने एंटर नहीं किया था। अब इसको कॉपी कर सकता हूँ, पूरा एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ जहाँ मुझे इसे पेस्ट करना है, कंट्रोल V। अब ये सभी जगह में सेम कॉपी हुआ है, बस मुझे जाकर यहाँ पर कॉलम इंडेक्स, डेजिग्नेशन HR मैनेजर, तीसरे कॉलम में मैंने यहाँ नीचे कॉलम्स नेम लिख के रखे, 5 और 6 में PF UN और ESI नंबर है, 5 कॉलम 6, कॉलम इंडेक्स 5, कॉलम इंडेक्स 6। इसके लिए आप मेरे दूसरे वीडियोस देखेंगे, VLOOKUP कैसे इस्तेमाल करते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए, VLOOKUP, HLOOKUP,
और लॉजिकल फंक्शंस के लिए। प्रेजेंट डेज कहाँ से शुरू हो रहा है मेरा? प्रेजेंट डेज अटेंडेंस डिटेल 8 से लेकर 13, 8 से 13 तक जा रहा है। तो कॉलम इंडेक्स यहाँ 8, 9, 10, 11, 12, बेसिक्स सैलरी स्ट्रक्चर, एक्चुअल सैलरी स्ट्रक्चर 14 से लेकर 21 तक। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। अर्निंग्स सर 22 से शुरू हो रहे हैं, 22 से शुरू होकर 29 तक जा रहे हैं। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। डिडक्शंस 33 to 38 और 39 में नेट है। 34, 35, 36, 37, 8 और 30। सो अब हम जैसे यहाँ पे 1002 करेंगे, दूसरा एम्प्लॉय, सारे के सारे डिटेल चेंज होते रहेंगे। 1004 फिर पूरे डिटेल चेंज हो गए, तो स्लिप एक ही बनेगा, बस यहाँ पर नेम चेंज करते रहो, फाइल सिलेक्ट करो, सेव एज पीडीएफ करो, एम्प्लॉय को भेज दो, फिर आके एक चीज़ यहाँ पर नेट पे इसको नंबर से वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो अभी फंक्शन नहीं है एचआर में, एक्सेल में, तो हम एक वीबीए कोड आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी मिल जाएगा, वीबीए कोड, इसको डिप्लॉय करना है। तो मैं वीबीए कोड कॉपी कर रहा हूँ, ये वीबीए कोड है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, पूरा का पूरा वीबीए कोड एज इट इज कॉपी करना है हमें। और ये डेवलपर टैब में जाना है। ये डेवलपर टैब अगर आपके कंप्यूटर में नहीं दिख रहा है, आपके एक्सेल में, तो फाइल में जाइए, ऑप्शंस में जाइए, कस्टमाइज रिबन में जाइए, और इसमें ये डेवलपर अनचेक होगा आपके इसमें, तो इसे टिक मार्क कर लीजिए, ओके करिए, तो यहाँ पर डेवलपर टैब दिखने लगेगा। डेवलपर टैब पर आइए, विजुअल बेसिक पर आइए, इंसर्ट में मॉड्यूल चुनिए, और यहाँ पर जो आपने कोड वीबीए कोड कॉपी किया है, इसे यहाँ लाकर कंट्रोल वी कर दीजिए, तो पूरा कोड पेस्ट हो गया। ये इंटरनेट पर आपको कहीं भी मिल जाएगा, वीबीए कोड फॉर कन्वर्टिंग
numbers to word rupees। और अब इसे मैं सेव करता हूँ। तो अब ये पूछ रहा है कि क्या मैं इसे मैक्रो फ्री वर्कबुक के तौर पे यूज करूँ, सेव करूँ? मैं कहूँगा नो। मुझे मैक्रो एनेबल्ड ही सेव करना है, क्योंकि इसमें VBA कोड है। तो ये डेस्कटॉप पर आप सिलेक्ट कर लो जहाँ भी सेव करना चाहते हो। सेव एज टाइप में आकर आपको चुनना है एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्क और सेव करना है। ये सेव हुआ। अब मैं यहाँ से इसे बंद कर देता हूँ। अब जाकर जो नया फंक्शन डिप्लॉय किया है अभी अभी, वो आप यहाँ पर यूज करोगे। इज इक्वल टू स्पेल NR, SPE स्पेल INR। ये अभी दिखने लगेगा। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है नंबर कौन सा, तो मैं कहता हूँ ये नंबर है जिसको कन्वर्ट करना है वर्ड्स में। ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। सो देखिए, ₹4,458 ओनली। ये यहाँ पर 1005 चेंज करता हूँ। जैसे ही नंबर चेंज करे, अब मीरा आ गई। ये नंबर भी चेंज हुआ है। इसे भी हम करेंसी फॉर्मेट दे सकते हैं। होम में आइए, यहाँ पर आप पर इंग्लिश इंडिया चुनेंगे तो यहाँ पर ये रुपीस यहाँ पर आ गया। बिल्कुल सैलरी स्लिप भी हमारी मुकम्मल हो गई है। इट्स ऑल ऑटोमेटिक। अब हर महीने सिर्फ अटेंडेंस आप चेंज करिए, लीव डिटेल चेंज करिए, पूरा का पूरा पेरोल और पे स्लिप ऑटोमेटिक हो गया। इसे सिलेक्ट कर लीजिए, फाइल, सेव एज, डेस्कटॉप में। अब ये इसको आप PDF में सेव कीजिए। तो सेव एज टाइप में अपने PDF चुन लिया। और ये क्या है? ये पे स्लिप है मीरा का, और जून 2023। और सेव कर लीजिए। ये ओपन भी हो जाएगा, हमें दिखेगा कि कैसे दिख रहा है। सो इस तरह से ये सैलरी स्लिप दिखेगी। यहाँ पर आप सिग्नेचर की इमेज हो और कंपनी की सील की इमेज हो, वो भी डाल सकते हैं। या फिर नोट लिख सकते हैं, दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड एंड डज नॉट नीड सिग्नेचर। तो ये हमारा पे स्लिप मुकम्मल हुआ। तो ये आप इसे मीरा को मेल कर सकते हो। मेल करने के बाद फिर यहाँ पर आकर नंबर चेंज कीजिए, नेक्स्ट एम्प्लॉई सिलेक्ट कीजिए, सेव एज PDF, मेल कर दीजिए। हमारे पहले वीडियो जो है अटेंडेंस के, वी लुकअप, एच लुकअप, इनको डिस्क्रिप्शन के लिंक में देखकर और आसानी होगी आज की वीडियो को समझने में। थैंक यू।